जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इसके अंतर्गत हमारा भरतपुर में जाट राजवंश चल रहा था और आप भरतपुर में जाट राजवंश आज स्टार्ट करेंगे। पहले राजवंश की क्लासेज चल रही थी। अब लगभग हमारा ये राजवंश का टॉपिक जो कि बहुत बड़ा है और रीट के सिलेबस में तो हूबहू है और ये लगभग पूरा हो गया है। एक क्लास आज होगी भरतपुर में जाट राजवंश। इसकी ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ के हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, क्योंकि जितना हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उतना हमने इसमें पढ़ लिया है, उतना हमने सम्मिलित कर लिया है। एक क्लास और होगी राजवंश की, उसके बाद हमारा राजवंश का टॉपिक खत्म हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पुरानी क्लासों को जरूर देखिए और इसके अंतर्गत हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखें। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, भरतपुर में जाट राजवंश। तो स्टूडेंट्स, भरतपुर में जो जाट राजवंश है उसमें देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। 1669 ईस्वी के औरंगजेब के बनारस फरमान के विरोध स्वरूप मथुरा के तिलपत क्षेत्र में गोकुला जाट के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। तो ये बनारस फरमान क्या था स्टूडेंट्स? ये एक तरीके से औरंगजेब ने जो बनारस फरमान जारी किया था उसके अनुसार ये था कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है उन मंदिरों को इस फरमान के दौरान तोड़े जाने की घोषणा औरंगजेब ने की थी। तो इस घोषणा के फलस्वरूप क्या है कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो ये बनारस में ये फरमान जारी किया था औरंगजेब ने, इसलिए इसको बनारस फरमान के नाम से भी जाना जाता है। और इस फरमान में कहा गया था कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है उनको तोड़ा जाए और जहाँ तक संभव हो उनको मस्जिदों में बदल दिया जाए, मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जो हिंदू बहुसंख्या में है और मुस्लिम समुदाय कम संख्या में है, लेकिन जो ये जाट समुदाय के लोग हैं इन्होंने क्या किया कि इस फरमान का विरोध किया। जो हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे थे इनका इन्होंने, जाट समुदाय ने विरोध किया। और ये किसके नेतृत्व में किया? गोकुला जाट के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया। इस फरमान को मतलब वापस लेने के लिए जगह जगह जाटों ने विद्रोह किया भरतपुर में। तो बनारस फरमान जो जारी किया गया था तो उसके विरोध में तिलपत क्षेत्र में, मथुरा के जो तिलपत क्षेत्र है वहां पर जो गोकुला जाट है उसके नेतृत्व में विद्रोह किया गया था जाटों के द्वारा। फिर राजा राम जाट 1685 ईस्वी में राजा राम जाट के नेतृत्व में जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा। जो ये जो बनारस फरमान था उसके विरोध किया था गोकुला जाट में ने, तो उसमें इसको गोकुला जाट को क्या है, मार दिया गया था। तो गोकुला जाट को मार दिया गया था तो उसके गुस्से मतलब ये जो राजा राम जाट है उसने उसका प्रतिशोध लेने के लिए क्या किया कि सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है तो उस मकबरे में बहुत सारे हीरे जवाहरात, मतलब शाही मकबरा था वो भी अकबर का मकबरा, तो उस मकबरे को इसने राजा राम जाट ने लूट लिया। और लूट लिया लेकिन जो अकबर की अस्थियां थी तो उसको कब्र से खोद के उसने इन अस्थियों को जला डाला। जबकि मुस्लिम धर्म में जलाया नहीं जाता, गाड़ा जाता है, कब्र में दफनाया जाता है। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि औरंगजेब बहुत नाराज हो गया और औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने राजा राम को इसके लिए मृत्युदंड दिया। और ये राजा राम बहुत ही वीर था, बहुत ही मतलब निडर था, उसको पता था कि क्या होगा। औरंगजेब से लोहा उसने चला के लिया, उसको पता था कि औरंगजेब कितना शक्तिशाली है। उस समय औरंगजेब भी शक्तिशाली था, लेकिन उससे लोहा लिया और जो गोकुला जाट है उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसने अकबर की अस्थियों को वहां पर जला डाला। और परिणामतः औरंगजेब ने गोकुला जाट, इसको राजा राम जाट को भी मृत्युदंड दे दिया।
फिर उसके बाद आते हैं चूड़ामन। चूड़ामन को भरतपुर में जाट राजवंश का संस्थापक माना जाता है। इसने चूड़ामन ने क्या किया, भरतपुर में जाट राजवंश की नींव डाली। इसको संस्थापक भी माना जाता है चूड़ामन को, भरतपुर के जाट राजवंश का। और इसने मथुरा व आगरा को लूटा। मथुरा और आगरा को लूटा और आजम की भागती सेना को भी लूटा। आजम भी औरंगजेब का भाई था और उसकी सेना युद्ध से भाग रही थी और उस भागती हुई सेना को उसने क्या किया, लूटा। फिर नेक्स्ट शासक आते हैं बदन सिंह। बदन सिंह का शासनकाल 1723 से 1756 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा बदन सिंह का शासनकाल? 1723 से 1756 ईस्वी तक रहा। और जो ये बदन सिंह है, इनको जो जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि व डीग की जागीर प्रदान की। ये जो बदन सिंह थे ये कवि भी थे, मतलब ये लिखते भी थे। और जो जय सिंह है जयपुर के शासक, इन्होंने इसको बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। और ब्रजराज की उपाधि प्रदान करने के बाद इनको डीग की जागीर भी प्रदान की। और फिर बदन सिंह ने ही डीग में जो जल महल प्रसिद्ध है ना, डीग के जल महल, कई बार जीके में क्वेश्चन भी आते हैं कि डीग के जल महल कहाँ स्थित है। तो डीग के जल महल भरतपुर में स्थित है, डीग भरतपुर में। और इसका इन जल महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। और जो बदन सिंह है, बदन सिंह को ही जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनके समय जो बदन सिंह है, बदन सिंह के समय ही 1733 ईस्वी में भरतपुर के दुर्ग का निर्माण कार्य जो कि सूरजमल की देखरेख में प्रारंभ किया गया था। सूरजमल की देखरेख में चालू किया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट शासक आते हैं सूरजमल जाट। सूरजमल जाट का शासनकाल 1756 से 1763 ईस्वी तक माना जाता है। और जो ये सूरजमल जाट है, इसी जाट जाति का प्लेटो और जाट जाति का अफलातून भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जाट राजवंश को संगठित किया और भरतपुर में जाट राजवंश को सुदृढ़ किया। और ये इन्होंने भरतपुर में जो लोहागढ़ दुर्ग है, इस लोहागढ़ दुर्ग को निर्माण भी करवाया। और इसे लोहागढ़ इसलिए कहा जाता है कि इसको कोई जीत नहीं सका, इसकी दीवारों को कोई भेद नहीं सका, क्योंकि पहले इसकी दीवार, पहले तो दीवार बनाई गई, फिर उसके आगे मिट्टी की ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई और फिर खाई खोद के चारों तरफ, और उसमें पानी, नहरों के द्वारा पानी छोड़ा गया और उसमें भी जहरीले जानवर छोड़ दिए गए। तो इससे क्या है कि जो भी मतलब शासक आक्रमण करने आता तो वो तोप से या किसी भी बारूदों से अगर उस दुर्ग को भेदने की कोशिश करते तो मिट्टी की इतनी ऊंची ऊंची, इतनी मोटी मोटी दीवार बना दी थी कि दुर्ग की दीवार तक तो वो बारूद पहुंच ही नहीं पाते थे और मिट्टी में धस के, मतलब मिट्टी में जाते ही वो बुझ जाते थे, बारूद काम नहीं कर पाते थे। इसलिए इसको लोहागढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि लोहे की तरह मजबूत हो गया ना भाई, कोई तोड़ ही नहीं सका, तो फिर इसको लोहागढ़ कहा जाता है। और इस लोहागढ़ के अष्ट धातु के दरवाजे हैं, अष्ट धातु से बने हुए जो दरवाजे हैं, उसको जवाहर सिंह कहाँ से लेके आया था? दिल्ली से लेकर आया था और दिल्ली से लाकर उसने यहाँ पर लगाया था, दिल्ली के लाल किले से उतार के लाया था वो। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली से पराजित मराठों को भी इसने शरण दी थी। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठा शासक थे अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच युद्ध हुआ। पहले तो सूरजमल जाट इनके मराठों की तरफ से ही युद्ध करने वाले थे, लेकिन सूरजमल और अहमद शाह अब्दाली के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और ये जो सूरजमल है ये बीच से ही वापस आ गए, ये गए नहीं, क्योंकि सूरजमल अगर इनके साथ लग जाता मराठों के साथ तो 100% मराठे उस युद्ध में जीतते, लेकिन किसी बात को लेके विवाद हो गया और
ये बीच से ही वापस आ गया। तो जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जीत गए, कम से कम हजारों मराठा सैनिक घायल हो गए। और वापस जब वो लौट रहे थे तो उन मराठा सैनिकों को इसने शरण दी। किसने? भरतपुर के शासक थे जो सूरजमल, इसने उन सैनिकों का उपचार करवाया। और ठंड का मौसम था तो इनके ओढ़ने खाने पीने की सारी व्यवस्था भरतपुर के शासक थे सूरजमल जाट, इन्होंने की थी। और जो ये भरतपुर का दुर्ग है लोहागढ़, इस पर अंग्रेजी अधिकारी थे जनरल लेक, इन्होंने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया। लेकिन वही मिट्टी आगे आने की वजह से, मिट्टी का दुर्ग होने की वजह से, मतलब मिट्टी का दुर्ग तो नहीं था लेकिन जो दीवार थी मेन उसके आगे मिट्टी होने की वजह से ये भी इसको जीत नहीं पाया और ऐसा रहा। फिर नेक्स्ट है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। 1803 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ जो सहायक संधि चल रही थी राजस्थान में, तो उस समय सहायक संधि करने वाला भरतपुर का शासक रणजीत सिंह था। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब सहायक संधि हुई थी तो भरतपुर में किस शासक ने सहायक संधि की, या भरतपुर की तरफ से सहायक संधि करने वाला, अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला शासक कौन था? तो वो थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। फिर नेक्स्ट शासक है जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय जसवंत सिंह भरतपुर के शासक थे। अब इन शासकों के बारे में हमने ज्यादा डिटेल नहीं देखी, क्योंकि जितने हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे उतना हमने इनके बारे में पढ़ा है। और जसवंत सिंह 1857 की क्रांति के समय जो भरतपुर है वहां के शासक थे। फिर नेक्स्ट शासक है ब्रजेंद्र सिंह। तो ब्रजेंद्र सिंह जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय भरतपुर के शासक थे। स्वतंत्रता व राजस्थान के एकीकरण के समय, मतलब एकीकरण भी चल रहा था उसी समय। पहले तो भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद देश का एकीकरण हो रहा था, तो राजस्थान का भी हो रहा था। तो उस एकीकरण के समय ये राजस्थान में भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह। और इसी के साथ हमारा भरतपुर का जाट राजवंश कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में एक राजवंश और बचा है करौली का। इससे पूर्व हमने पूरे राजवंश हमने पढ़ लिए हैं और जितनी आवश्यकता थी उतने बहुत गहनता के साथ हमने पढ़े हैं। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो हमारी क्लास पुरानी क्लासों को देखे, प्लेलिस्ट देख ले। प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग राजवंशों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्टों को जरूर पढ़े। धन्यवाद। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।